सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी ऑफ अ गेम डेवलपर। तो गेम का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इसका जवाब है यस, हाँ, गेमिंग का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है और इसका इम्पैक्ट कई जगह पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। समझना चाहते हैं इसमें हमारी टॉयज और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। गेमिंग का काफ़ी हद तक बहुत अलग अलग जगह पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन एंड स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट में वीडियो गेम्स का क्या रोल है? माइनक्राफ्ट के बारे में आप लोग शायद से जानते ही होंगे। ये एक काफ़ी पॉपुलर गेम है। यूएस स्कूल्स में मैथ्स और केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को एक अलग तरीके से पढ़ाने के लिए माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ यूएस के कई स्कूल्स में स्टैंडर्डाइज हो चुका है। बस इतना ही नहीं, हिस्ट्री क्लासेस में टीचर्स असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स जैसे गेम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू दिया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि उस टाइम की सेटिंग्स कैसी थी, उस टाइम के घर कैसे थे। इस गेम को हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए भी यूज किया जाता है एंड इवन नॉटे डेम कैथेड्रल को एक एक ब्रिक तक की डिटेलिंग दी गई थी, जिसे बनाने में 2 साल लग गए और ये इतना डिटेल्ड था कि इसी के बेस पे रियल लाइफ नॉटे डेम कैथेड्रल को रिस्टोर किया गया। एजुकेशन फील्ड में कंट्रीब्यूशन ला सकते हो। वीआर में आप जितने भी प्रोग्राम्स देखते हो तो ये सब गेमिफिकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। रियल लाइफ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आज के टाइम में ड्राइविंग स्कूल्स में वीआर से ड्राइविंग सिखाना स्टार्ट कर दिया गया है। देखा जाए तो टेक्निकली वो भी वीडियो गेम्स ही हैं। रियल लाइफ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए इन पब्लिक ड्राइविंग करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि उन्हें वर्चुअल ड्राइविंग सिखाया जाए और ये सब पॉसिबल है वीआर की मदद से। एंड वीआर में जो प्रोग्राम है ये गेम डेवलपर्स ही बनाते हैं, बिकॉज टेक्निकली वो भी एक गेम ही है। इतना ही नहीं, मेडिकल फील्ड में भी गेम डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन है। एक बिगिनर इंटर्न को प्रैक्टिकली सिखाने के लिए हम किसी की लाइफ तो बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डाल सकते। एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए हम वर्चुअली उनसे सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू वर्चुअल रियलिटी, और ये भी गेमिफिकेशन या फिर गेम डेवलपमेंट थ्रू पॉसिबल है। तुम लोग अगर गेम डेवलपर बन रहे हो और तुम्हें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप लोग मेडिकल या एजुकेशनल फील्ड में भी जा सकते हो। वीडियो गेम्स का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल है। वीडियो गेम्स की वजह से बच्चे टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा फैमिलियर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू उनके पिछले जनरेशन से। तो फिर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। ऑनेस्टली आई एग्री विद दिस पॉइंट। बैक देन व्हेन आई वाज अ किड, मैं काफ़ी सारे अलग अलग आरपीजी गेम्स खेला करता था जिनमें मुझे कैरेक्टर्स के डायलॉग रीड करने पड़ते थे। एंड आई थिंक दैट्स वॉज द रीज़न कि मेरी ग्रामर और वोकेबलरी बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू माई अदर क्लासमेट्स, और मेरी बायोलॉजी भी काफ़ी अच्छी थी कॉज मैं पोकेमॉन जैसे आरपीजी गेम्स खेला करता था। एंड ये मेरी ऑलमोस्ट हॉबी थी कि हर पोकेमॉन के नेमिंग का लॉजिक समझा जाए। हाउएवर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि गेम कैन ब्रिंग ग्लोरी टू योर नेशन, देन क्या बात कर रहा हूँ। यस, आपने एकदम सही सुना। देखो, बाकी देशों में मूवीज, वेब सीरीज, वीडियो गेम्स जैसे मीडियम्स का यूज करके एक इनकम का सोर्स बना लेते हैं अपने नेशन के लिए। उनके देश में काफी अच्छा इनकम आता है बिकॉज वो बाकियों के देश में से पैसे छापते हैं। इंटरनेशनली उनकी मूवीज और वीडियो गेम्स काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस इनकम अपने अपने देश के लिए कमा लेते हैं। हाउएवर, इन इंडिया हमें इस फील्ड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में बने मूवीज में मेजॉरिटी ऑफ मूवीज इंटरनेशनली रिलीज भी नहीं होते हैं, तो ग्रॉसिंग तो दूर की बात है। अब काफ़ी लोगों को ये सवाल होगा कि रिलीज करने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मूवीज डोमेस्टिकली ही कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इंटरनेशनली तो दूर की बात है। आज के टाइम में इंडिया में मूवीज के नाम पे सिर्फ बेस्ड ऑन रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल ड्रामा
ड्रामास, रोम कॉम और मटेरियलिस्टिक रोमांस मूवीज ज्यादा बनते हैं, जो कि मूवी प्रोड्यूसर्स का कंफर्ट जोन है, जिन्हें कोई रिस्क नहीं लेना है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं इन मूवीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तुम क्यों ही किसी ओरिजिनल मूवी में पैसा गंवाने का रिस्क लोगे? इसीलिए एक ओरिजिनल स्टोरी या फिर कोई साई-फाई इंडिया में बनते ही नहीं, और जो भी बनते हैं वो जो कि नाम के साई-फाई मूवीज है पर अंदर से उसका हार्ट रोम कॉम ही है। रोम कॉम के थीम्स जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं और सिर्फ उन्हें ही एंटरटेन कर सकते हैं। बाहर के देश के ऑडियंस को इन मूवीज का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा। देखा जाए तो हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ मूवीज साउथ से आए हैं, जिन्होंने इंटरनेशनली काफी अच्छा नाम कमाया है। हाउएवर देखा जाए तो साउथ भी इन इम्प्रूवमेंट स्टेज में है, एंड नॉट ओनली मूवीज पर जैसे मूवीज एक मेजर इम्पैक्ट ला सकते हैं देश के भले के लिए, ठीक वैसे ही वीडियो गेम्स भी एक मेजर सोर्स बन सकते हैं। एक और पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि OTT शोज, मूवीज, म्यूजिक, वीडियो गेम्स ये सब दूसरे कंट्रीज के लोगों के बीच में एक पॉजिटिव ओपिनियन लाने की क्षमता रखते हैं। इससे दोनों देशों के बीच के संबंध और अच्छे हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद से अपने कल्चर को बाकी देशों में प्रमोट कर सकते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हमारे देश में मूवीज का कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया में या फिर बाकी देशों में। एनिमे की वजह से लोगों में जापान के लिए बहुत अच्छी इमेज बन गई है, एंड सेम गोज टू K-pop एंड साउथ कोरिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे बाकी देश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितने सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हमारे देश को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमारा देश काफ़ी हद तक आगे जाएगा अगर इस इंडस्ट्री में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो रहा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो वीडियो गेम्स एक रीज़न है जो टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के डिमांड को बढ़ा रहा है। चलो इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, VR का स्कोप आज के टाइम में नहीं है, पर उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ एक टाइम को कि फ्यूचर अच्छा है लेकिन स्कोप नहीं। मेरा मतलब ये है कि फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो सकता है। VR अभी भी इन डेवलपमेंट स्टेज में है। ऐसा इसलिए बिकॉज हर किसी के पास VR हेडसेट कॉमनाइज्ड नहीं है, और जितना भी है वो वीडियो गेम्स की वजह से है। ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक पावरफुल PC कॉमनाइज होना शुरू हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो गेम्स। एक पावरफुल PC में आप लोग 3 टास्क कर सकते हो। एक तो फास्ट रेंडरिंग करना, या फिर कोई हेवी सॉफ्टवेयर रन करना, एक हाई ग्राफिक्स और हेवी वीडियो गेम को रन करना। ये तीनों ही रीजंस है जिसकी वजह से लोग एक पावरफुल PC या लैपटॉप बाय करते हैं। तो अगर आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने उसे गेम खेलने के लिए खरीदा है। इससे कॉमन पीपल्स के बीच में पावरफुल हार्डवेयर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, जिसे पूरा करेगी एनवीडिया जैसी कंपनीज। और एक दिन ऐसा आएगा कि सुपर कंप्यूटर्स हर घर के डेस्क में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। PS3 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। PlayStation 3 ये एक गेमिंग कंसोल है। तो अगर मैं कहूँ कि US आर्मी फोर्स ने 1760 PS3 को कनेक्ट करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कि एट दैट टाइम वर्ल्ड का 35th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, और US डिफेंस डिपार्टमेंट का सबसे फास्टेस्ट इंटरैक्टिव सुपर कंप्यूटर बन गया था। तो कभी किसी ने गेमिंग इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस पूछ लिया तो आपको पता है कि आपको क्या कहना है। दैट्स वाई ये एक्टिविटी हमने आपको हैंड की है। आई होप आपको अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि आपको रिपोर्ट में क्या लिखना है। एक और चीज़ बाय द वे, वीडियो रखने से पहले बता रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 5 बार इस वीडियो का वॉइस ओवर किया है और हर बार ये माइक ने मुझे धोखा दिया है। ऑलमोस्ट 50 मिनट की हर रिकॉर्डिंग थी। क्या नाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बाय बाय।